हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 टॉपिक हमारे छूट गए थे, उनको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते हैं। उसमें से एक पहला टॉपिक कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जिसको हम लोग कूलाम के नियम के नाम से भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते हैं। तो आज हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ने वाले हैं और देन इसके बाद हम लोग कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक, कूलाम्स लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है और ये हमको क्या जानकारी देता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें तो हम ये पहले से जानते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, और जब ये चार्ज एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं फोर्स। ठीक, अब ये फोर्स 2 तरीके का होता है, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है कि ये फोर्स 2 टाइप का होता है। अगर 2 चार्ज हमारे सेम नेचर के हैं, यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये 2 चार्ज करीब करीब रखे हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स जो होता है रिपल्सिव फोर्स होता है, जिसको हम लोग प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। और इसके अपोजिट, अगर 2 अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस हो, तो ये अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं। इतनी बेसिक जानकारी तो हम लोग पहले से उम्मीद करते हैं कि आप सभी जानते होंगे। यानी चार्ज आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और अगर 2 सेम प्रकार के चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और अगर अपोजिट प्रकार के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। अब ये फोर्स कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज़ थ्योरिकल के साथ साथ प्रूफ भी मांगती है। तो इसका प्रूफ देने के लिए कूलाम्स एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब वो क्या रूल था या क्या जानकारी थी, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन 1785 में फ्रेंच के एक फिजिसिस्ट थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक, ये फ्रेंच के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटली मेजर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर किया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को इन्होंने मेजर किया, जिसको ही हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, यानी क्या ऑब्जर्व किया और किस हिसाब से उन्होंने अपना रूल दिया, तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है कि 2 चार्जों के बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। अभी अभी हमने सीखा कि अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अगर अपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो 2 चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेनरी चार्ज। स्टेनरी मतलब रुके हुए चार्ज। तो एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि जो कूलाम्स का नियम है वो केवल रुके हुए चार्जों पर ही लगता है। अगर 2 चार्ज मूव कर रहे होंगे, जैसे एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, और दोनों मूव कर रहे हो इस तरीके से या इस तरीके से, तो इनके बीच कूलाम्स लॉ नहीं लग पाएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए कूलाम्स लॉ हमेशा स्टेनरी चार्जेस के बीच लगता है। तो 2 फोर्स से जो फोर्स होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेनरी चार्ज, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो इन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी 2 चार्जेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे और इस आधार पर उन्होंने अपना एक कूलाम्स नियम दिया। ठीक, तो इसको फॉर्मुलेटेड फॉर्म में हम लोग इसको समझते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। इस चार्ज का नाम हमने दे दिया Q1 और इस चार्ज का नाम हमने दे दिया Q2, और हमने ये मान लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। ये हमने
अज्यूम कर लिया कि दो चार्ज है Q1, अब इसका नेचर नहीं पता है, मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ठीक, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। ठीक, तो अभी हम कोई नेचर नहीं मान रहे हैं, हमने केवल इतना माना है कि दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। और ये फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला तो कह रहा है कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनके भी जो भी फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जो F अगर हम उसको कहेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जो पहला हमारा स्टेटमेंट है उसी का ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 को। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी r, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दो देखी। ठीक, आई होप यहाँ तक किसी से क्लियर है। अब अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये भी फोर्स है, ये फोर्स है। जो फोर्स F होगा वो हमारा ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर के। ठीक, अब अगर हम इसका ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम यहाँ पर k कहते हैं, और ये हो जाता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इतना फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच लगता है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन जहाँ पर k है, k को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। k इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये हमारा जो k है ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू होती है डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। ठीक, इट्स डिपेंड ऑन मीडियम, इस डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो डिसाइड करता है k की वैल्यू को। यानी अगर ये दोनों चार्ज एयर में रखे हैं या दोनों चार्ज किसी लिक्विड में रखे हैं, ठीक, उनके बीच में ये बीच का जो एरिया है ये एयर रखा हुआ या इसमें कोई शीट रखी हुई है, कैसा मीडियम है, उस मीडियम के बेस पर ही k की वैल्यू डिसाइड की जाती है। अगर हम ये मान लें कि दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं, स्पेस में रखे हैं, इनके बीच में क्या है, एयर है, स्पेस है, तो उस कंडीशन में जो k की वैल्यू होती है वो आपको लर्न कर लेना, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका न्यूमेरियल वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक, इसके लिए है अगर एयर या वैक्यूम या स्पेस के लिए, उस कंडीशन में ये हमारे पास जो है k की वैल्यू होती है इतनी। तो इसी फार्मूले को हम कूलम्ब्स के जो लॉ है इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इतना हमारे पास फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच। ठीक, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा चार्ज का नेचर। अगर ये भी प्लस का है ये भी प्लस का हो तो फोर्स कैसा लगेगा, तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, यानी ये चार्ज इधर भागेगा और ये चार्ज इधर की तरफ भागेगा। अगर ये प्लस का हो ये माइनस का हो तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा चार्ज और ये वाला Q2 चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन जो है डिसाइड कर सकते हैं चार्ज के नेचर को जान करके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। और तो अब हम कूलम्ब के नियम से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि MCQs के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं MCQ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन बातों को जानना। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है, और कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं
उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट, यानी कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होगा जब चार्ज किस फॉर्म में हो, रेस्ट फॉर्म में हो। ठीक, अगर रेस्ट मतलब रुके हुए, अगर चार्ज मूव करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा? क्योंकि जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज वो एक नई फील्ड बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग अभी फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, वो अलग बात है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास चार्जेस रखे हैं वो कैसे होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए। ठीक, अगर रुके हैं तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं वैलिड होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज, यानी जो चार्ज है ये कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि चार्जेस की जो लीनियर डिस्टेंस है, जैसे हमारे पास ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज मान लो ये रखा हुआ है, ठीक, और एक चार्ज हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक, दो चार्ज हैं। अब इनकी लीनियर डिस्टेंस कितनी, ये देखिए लीनियर डिस्टेंस, यानी इनका रेडियस मान लो, ठीक, इनका रेडियस ये, तो ये लीनियर डिस्टेंस है। अगर ये लीनियर डिस्टेंस, इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये वाली डिस्टेंस इसकी तुलना में बहुत छोटी है, यानी जो चार्जेस की लीनियर डिस्टेंस है ये बहुत छोटी हो और बीच का सेपरेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ठीक, सेपरेशन जो हो बीच का वो काफ़ी ज़्यादा हो और ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो, तो हम इन चार्जों को पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि चार्ज की जो लीनियर डिस्टेंस ये बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके कंपेरिजन में अगर ये बहुत ही छोटा है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक, तो हम इसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। ठीक, तो चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी उनकी जो लीनियर डिस्टेंस है बहुत छोटी होनी चाहिए और जो बीच का गैप है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तभी वो पॉइंट चार्ज के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, यानी दो चार्ज जो रखे हुए हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस ये है, ये 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अगर इससे छोटी होगी तो उस समय एक जो है नया फोर्स आ जाएगा जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगेगा, ये भी हम लोग फर्दर अपनी इस 11th 12th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी 12th के अंदर हमारे सिलेबस में है और इसको हमको पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है और ये जो फोर्स होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अभी तक जितने भी फोर्स आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, उन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। और ये कब लगता है, जब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होती है, जो कि हमारे न्यूक्लियस में पाई जाती है। ठीक, वहाँ पर ये लगता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यानी सबसे ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होगा तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। अगला पॉइंट जो है कि जो फोर्स लगता है, ठीक, द फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज, यानी ये जो फोर्स है ये हमेशा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग लगता है। जैसे ये अगर हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज ये है और इनको मिलाने वाली लाइन हमारे पास ये है, तो जो फोर्स हमारे पास होगा वो या तो इधर लगेगा, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, या तो इधर लगेगा ऐसे, या तो अंदर की तरफ ऐसे लगेगा, या तो इस साइड में अंदर की तरफ ऐसे लगेगा, यानी इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ये नहीं कि पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कूलम्ब्स लॉ का जो ये पूरा टॉपिक है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अदर बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक, थैंक यू।